जब पहली बार आपने शुरुआत करी, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको शुरू करने में? जब हमने इस काम को शुरू किया तो लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया था। लोगों ने, मेरे जो पुरानी कंपनी के लोग हैं, उन्होंने इनफैक्ट मेरे को पागल घोषित कर दिया था। देखिए, कूड़ा जो है वो एक सोच है। एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है इंडिया के अंदर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इसकी बीट्स, इसके लिरिक्स हमने इस तरीके से तैयार किए कि यू विल फील प्राउड कि ये जो सॉन्ग है ये शादियों में बजता है। हम ब्लेम करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हम ब्लेम करते हैं नगर पालिका को, हम ब्लेम करते हैं नोएडा अथॉरिटी को, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। बेसिकली कूड़ा निस्तारण का काम इन लोगों का नहीं है। मैं ही सोसाइटी में जाके किसी को बोलूँगी कि आप अपना कूड़ा इस तरीके से डिवाइड करिए, तो पहली बात तो लोगों के दिमाग में, अरे कूड़े के लिए कौन इतना माथा बच्चे करे कि उनको हम लिस्ट आउट करें इस तरीके से। तो वो थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें? लोगों के लिए ढलाव है, लोग नाक मुंह सिकुड़ के निकलते हैं, लेकिन वहाँ से लाखों रुपए का गेम चल रहा है। कौन सा कचरा सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है? आप कोई भी कूड़े का नाम ले लीजिएगा, मैं प्रोडक्ट बता दूंगा कि ये बिजनेस रेसेशन प्रूफ है। इसमें कभी रेसेशन नहीं आने वाला। अभी तक भारत में जो गार्बेज का मार्केट है वो कितना बढ़ गया है? आई ओपनर डेटा मैं बताता हूँ। अगर आपको 150 करोड़ लोगों का नेटवर्क चाहिए तो आपको कूड़े में आना पड़ेगा। हम बहुत सारे समाज सुधारकों को जानते हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। आज द नाट टॉक्स में एक ऐसे गेस्ट हैं हमारे साथ जिनका काम कुछ अलग ही है। कोई भी अपने घर में कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहता। अभी आप दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद किसी भी रास्ते से कहीं भी जाइए, आपको बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। एंड हम सब क्या करते हैं एज अ जनरल पब्लिक, हम बस सरकार को सुना रहे होते हैं, सरकार को हम डीमीन कर रहे होते हैं कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये देखो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। बट उन कूड़े के पहाड़ों का आखिर यूज़ कैसे हो सकता है समाज सुधार में? सोशल वर्क कैसे उससे किया जा सकता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ़ायदा क्या है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है? तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने गार्बेज से ही लेकर एक इंडस्ट्री खड़ी करी है, एक काम शुरू किया है, और इंडिया के फर्स्ट गार्बेलॉजिस्ट हैं मिस्टर प्रवीण नायक। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं प्रवीण जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका द नाट टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपने चैनल में मेरे को आमंत्रित किया है, और आपका बहुत बहुत आभार, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो प्रवीण जी, ये जो जर्नी है आपकी, एक इंजीनियरिंग के बाद एक गार्बेलॉजिस्ट बनना, मतलब ये कई सालों की जर्नी है। जब हम देखते हैं आपके बैकग्राउंड को देखते हैं, और आप और मैं ऑलमोस्ट सेम जगह से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, तो वहाँ पर तो सरकारी नौकरियों का इतना ज़्यादा बोलबाला होता है कि कोई भी बच्चा बनेगा सरकारी नौकरी में जाएगा या कचड़े से कुछ करेगा, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं होता, राइट? बिल्कुल ठीक बात है मैम। इसमें जो ब्रेक मिला है वो, या जिनसे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मिला है, वो डेफिनेटली भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं जी, उनसे मिला है। और दूसरा जिनसे हम लोग इंस्पायर्ड हुए थे, वो एक IAS ऑफिसर हैं, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की कलेक्टर थी। उन्होंने भारत में पहली बार जीरो वेस्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तब शायद लोग इंदौर को नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, तब इंदौर नंबर 1 भारत के अंदर नहीं था। अंबिकापुर वाज द फर्स्ट जीरो वेस्ट सिटी इन इंडिया, जिसने भारत को कूड़े से पैसा पैदा करना सिखाया। तो वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली वेस्ट मैनेजमेंट इन जनरल लैंग्वेज? लोगों को तो समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैंने बोला कि घर से लोग कूड़ा कचरा बाहर ही निकालना पसंद करते हैं, कि बिल्कुल भी घर में कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, कचरा नहीं दिखना चाहिए। उसको मैनेजमेंट प्रोसेस में कैसे चेंज किया? देखिए, कूड़ा जो है वो एक सोच है। अगर आप अपने घर से निकलने वाले आइटम्स की, आप अपने घर में आने वाले आइटम की तो लिस्ट बनाते हैं। ब्लिंकिट वाला आया, क्या क्या सामान लेके आया, आपने लिस्ट बना ली। हाँ। लेकिन जब सुबह आप, जो भी आपका कलेक्शन बॉय है जो आपके वेस्ट को कलेक्ट करके लेके जा रहा है, वो क्या लेके जा रहा है, अगर आप उसको लिस्ट आउट कर लेंगे तो अब एक आई ओपनिंग डेटा निकल के आ जाता है। सामान्यतः इसके अंदर लगभग 50% ऐसा वेस्ट होता है जो आपके किचन से जनरेट हुआ है। हम जब सुबह खाना बनाते हैं, हमारी मेड खाना बनाती है,
उस समय वो 2 चीज़ें बना रही होती है। एक तो खाने के लिए चीज़ें तैयार कर रही होती है और दूसरे उसके साथ साथ वो ऐसा मटेरियल भी तैयार कर रही होती है जो शायद आप रैक पिकर को या वेस्ट कलेक्टर को देंगे। इसको वेट वेस्ट बोलते हैं। सरकार ने भी कुछ हद तक थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। ये डेफिनेशन लोगों को समझ नहीं आती। लाइक एक लकड़ी है और लकड़ी गीली है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा? या प्लास्टिक की बोतल अगर गीली हो गई है तो ये गीला कूड़ा कहलाएगा या सूखा कूड़ा कहलाएगा? सो बेसिकली ऊपर हाई लेवल पे अगर देखें तो जैविक कूड़ा और अजैविक कूड़ा होता है। जो जैविक कूड़ा है नेचुरल, उससे 2 ही चीज़ें तैयार होंगी, या तो हम उससे बायोगैस बना सकते हैं अगर हमारे पास क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है तो, या फिर छोटे स्तर पे हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। जो अजैविक कूड़ा है या इनऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो प्लास्टिक निकलता है, पॉलीथीन निकलती है, कागज़ निकलता है, गत्ता निकलता है, एन नंबर ऑफ आइटम है। ये सारा आइटम मार्केट में सेलेबल है। ये किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल इसकी नेटवर्किंग करने की आवश्यकता है। तो दोनों आइटम, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो चाहे इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। सुबह का निकला हुआ ये सारा आइटम घरों का, सोसाइटीज़ का, शहर का, अगर शाम तक पैसे में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको लगता है ये कूड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो जब आपने ये चीज़ शुरुआत करी कि मुझे गार्बोलॉजिस्ट बनना है, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? एंड चूँकि ऑफ कोर्स डाउट्स आपके दिमाग में भी आए होंगे कि यार कूड़े से हम कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में भी अगर आप किसी को बोलेंगे आके, मैं ही सोसाइटी में जाके किसी को बोलूँगी कि आप अपना कूड़ा इस तरीके से डिवाइड करिए, तो पहली बात तो लोगों के दिमाग में अरे कूड़े के लिए कौन इतना माथा बच्चे करे कि उनको हम लिस्ट आउट करें इस तरीके से। तो वो थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें? देखिए, ये एक दिन का नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर इससे जुड़ा हुआ है और भारत के अंदर ह्यूमन बिहेवियर चेंज करना एक टिपिकल काम है। इस चीज़ को बदलने के लिए हमने बेसिकली जो नॉर्मल प्रैक्टिस में कूड़ा घर होते थे उनको हमने गार्बेज क्लिनिक के रूप में डेवलप किया। हमने भारत के अंदर ऐसे कूड़ा घर बनाने शुरू किए जहां लोग अपने परिवार के साथ लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं। विद दिस अप्रोच हमने जो गार्बेज क्लिनिक तैयार किए, ये आज आप जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा देखते हैं, बिग बाज़ार देखते हैं, रिलायंस फ्रेश देखते हैं, इस अप्रोच के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ हमने इनको तैयार किया। सामान्यतः जो गाड़ियाँ कूड़ा लेने आती हैं लोग उनको कूड़ा गाड़ी बोलते हैं। हमने इन गाड़ियों का कन्वर्जन गार्बेज एम्बुलेंस के रूप में किया। जो लोग कूड़े में काम करने वाले लोग हैं, हमने ये पूरा मॉडल जो है ये वुमन सेंट्रिक मॉडल है। महाराष्ट्र में तकरीबन हमने 450 महिलाओं को इस कार्य के साथ जोड़ा और उन महिलाओं को एटिकेट्स, एटीट्यूड, उनका गोल सेटिंग, ओरिएंटेशन, इंडक्शन प्रोग्राम, जो कॉरपोरेट कल्चर था वो हमने रैक पिकर्स में या इस डोमेन में काम करने वाले लोगों को दिया। हमने भारत में पहली बार उन महिलाओं को वो ड्रेसेस दी जो एयर इंडिया की एयर होस्टेस पहनती हैं। तो पहले तो हमने how this is connected? इट हैपेंड बेसिकली उनके बीच में जब हमने रह के, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट से आता हूँ। आई वर्क विद विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड माई क्लाइंट वाज एलन मित्तल साहब। सो उस कॉर्पोरेट कल्चर को देख के ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आई कि भारत में जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। बिल्कुल। आने वाले टाइम में भारत को इस सर्विस इंडस्ट्री की आवश्यकता है। तो वो सर्विस इंडस्ट्री का पूरा कॉर्पोरेट कल्चर हमने कूड़े के अंदर लगाया, अपना जो एक्सपीरियंस था उसको कूड़े में लगाया। साथ ही साथ जो इसको एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा। एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है इंडिया के अंदर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इसकी बीट्स, इसके लिरिक्स हमने इस तरीके से तैयार किए कि यू विल फील प्राउड कि ये जो सॉन्ग है ये शादियों में बजता है, ये डिस्कोथेक में बजता है। बिल्कुल। सो बच्चे अपने गुनगुनाते हैं इस गाने को। तो जब हम किसी भी ऐसे डोमेन को जिसको लोग पसंद नहीं करते उसको एंटरटेनमेंट से जोड़ देते हैं, उसको आज ग्लोरी से जोड़ते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो वर्क है वेस्ट का ये केवल समाज के निचले स्तर का नहीं है,
जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं वो लोग भी इस डोमेन में जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। हमने दिल्ली एनसीआर का पहला जीरो वेस्ट सेक्टर नोएडा सेक्टर 47 को बनाया था और हमें भारत के अंदर ऐसे मॉडल्स लेके आने चाहिए और पड़ेंगे जिसमें जो कूड़ा जहाँ पैदा हो रहा है वो कूड़ा वहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे। क्योंकि आप ये अभी प्राइवेट स्तर पर कर रहे हैं, सरकार का इसमें क्या रोल है और कहाँ कमी आ रही है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से बिल्कुल कमी नहीं आ रही है। आप ये मान के चलिए, जब अलवित्रा पटेल जी ने भारत सरकार के ऊपर केस किया तब तक भारत के अंदर कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल थे ही नहीं। बिल्कुल। अगर ये रूल ना बने होते, सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रोग्राम को लॉन्च ना किया होता तो भारत में कितना कूड़ा पड़ा होता। बड़े लैंडफिल जो बने खड़े हैं, सरकार का की जो पॉलिसीज़ हैं, आने वाले टाइम में ये बड़े बड़े जो कूड़े के पहाड़ आप गाजीपुर जैसे देख रहे हैं, ये देखने भी नहीं मिलेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। सरकार इन पे बहुत काम कर रही है, तो सरकार की नीति में नहीं कह सकते। दूसरा, हमारा अभी जो रोल है, हम सरकार के साथ ही मिलके काम करते हैं। प्राइवेट डोमेन में अभी गार्बेज क्लिनिक ने एंट्री की ही नहीं भारत के अंदर, लेकिन ये तय है आने वाले समय में हम भारत के हर शहर के अंदर, हर छोटे छोटे टाउन के अंदर, हर ग्राम पंचायत नगर पंचायत के अंदर गार्बेज क्लिनिक ओपन करेंगे। गार्बेज क्लिनिक की थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। भारत कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। कृषि कृषि प्रधान देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है कि भारत को अब केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करना है, भारत को ऑर्गेनिक राष्ट्र बनाना है। बिल्कुल। अगर भारत को ऑर्गेनिक राष्ट्र बनाना है तो भारत के पास उतनी तादाद में जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां भी होनी चाहिए। इसलिए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका लेवल पे भारत में हम लोग जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में कोई ऐसी फैक्ट्री है जो फ्री में लगती है, जिसके लिए ज़मीन फ्री में मिलती है? बिल्कुल नहीं। जिसके लिए मशीन फ्री में मिलती है, जिसके लिए कच्चा माल फ्री में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री जो है, इसके लिए ज़मीन भी सरकार फ्री में देती है, नगर पालिकाएँ, क्योंकि कूड़ा उनके लिए समस्या है, गीला कूड़ा उनके लिए समस्या है। मशीन भी फ्री में मिलती है। साथ ही साथ इस मॉडल की जो खूबसूरती है, इसमें जो लिज्जत पापड़ का कॉन्सेप्ट है, जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम लोग ट्रेंड करके उस पूरी जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री में शेयर होल्डर बनाते हैं, उनको उसका मालिकाना हक देते हैं, ताकि उनके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। यहाँ हमने दो चीज़ों को अचीव किया, कूड़े का निस्तारण कर दिया, दूसरी सेग्रीगेशन की जो सबसे बड़ी समस्या है, चूँकि उन महिलाओं को पता है कि वो एक कच्चा माल इकट्ठा कर रही हैं डोर टू डोर, तो उन्होंने कच्चे माल की क्वालिटी वाला मटेरियल उन्होंने इकट्ठा कर लिया, या सेंटर के ऊपर उन्होंने उसको सेग्रीगेट कर दिया सेकंड लेवल पे। और तीसरा, उन्होंने बजाय कूड़ा निस्तारण के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता किसानों को है। यही सहकारी समिति की महिलाएं वाटर सिस्टम से किसानों से जैविक फल और सब्जियां क्रय करती हैं और उन लोगों को डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, जो लोग गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और घातक कूड़ा अलग अलग करके देते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ रिवॉर्ड थ्योरी। डेफिनेटली। देखिए, आज आपको अपने बच्चों को क्या खिलाना है? ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल। लेकिन आप समाज में नज़र डालेंगे मार्केट में, तो आपको कहीं पे भी ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल की दुकान नहीं मिलेगी। यानी यहाँ से जनरेट होता है डिमांड और सप्लाई का गेम। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो कूड़ा है वो कहीं ना कहीं वापस एक प्रोडक्ट के रूप में, ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल के रूप में आपको आपके किचन में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो गार्बेज क्लिनिक के मॉडल के रूप में डेवलप होता है।
आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और जब पहली बार आपने शुरुआत करी क्या क्या चैलेंजेस आए आपको शुरू करने में? देखिए, पहला प्रोजेक्ट जो था, ऑब्वियसली शुरुआत हम लोगों ने अंबिकापुर से सीखा। मैडम के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट आदिवासी महिलाओं ने शुरू किया था और सहकारी समिति के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट को करते हैं। भारत में अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है, ठेकेदार काम करता है, कूड़ा लेके जाता है, उसका उस कूड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जाता है और अपने तरीके से उसका निस्तारण करता है अभी, और लोगों को भी नहीं पता है। आज मैं अगर आपसे ही पूछूं कि आपके घर से निकलने वाला कूड़ा है, आप इसकी जर्नी बताइए, तो आप शायद 2 या 3 स्टेप के बाद वो कूड़ा कहाँ क्या हुआ आप नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल नहीं पता होता है। दूसरी बात, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एक व्यक्ति लगभग 350 ग्राम कूड़ा पर डे प्रोड्यूस करता है। कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 50 साल है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कैलकुलेटर से कि मैंने अपने जीवन में कितना कूड़ा पैदा किया, आपने कितना कूड़ा पैदा किया। लेकिन शायद हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमने कूड़ा ख़त्म कितना किया। हम ब्लेम करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, हम ब्लेम करते हैं नगर पालिका को, हम ब्लेम करते हैं नोएडा अथॉरिटी को, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। बेसिकली कूड़ा निस्तारण का काम इन लोगों का नहीं है। कूड़ा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम 2016 बोलते हैं, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो वेस्ट का प्रोड्यूसर है, जो कूड़े का जनक है, उसको ही वो कूड़ा ख़त्म करना है। लेकिन चूँकि प्रैक्टिस चली आ रही है, अभी रूल्स रेगुलेशन को भारत के अंदर उस लेवल पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें समझेंगे और कूड़े को रिड्यूस भी करेंगे। जितनी नगर पालिकाओं की क्षमता है वो उसको प्रोसेस भी करेंगी। टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और सरकार इस पे काम भी कर रही है। तो जो आपने शुरुआत करी उसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए? यहाँ आपके 2 क्वेश्चन थे। आपने मेरे से बोला कि हमने कहाँ से शुरुआत की, तो बीड करके जगह है महाराष्ट्र में। पहला प्रोजेक्ट हमने पायलट वहाँ पे शुरू किया और भारत में पहली बार 5000 जैविक खेती करने वाले किसानों को हमने सीधा नगर पालिका से जोड़ा। हमने रिवर्स अप्रोच अडॉप्ट की कि पहले तो जो गीला कूड़ा खरीदने वाले लोग हैं, हमें उनको साथ में जोड़ना पड़ेगा। किसानों को जोड़ा, उसके बाद महिलाओं से बात की कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, हम आपको एक ऐसे प्रकल्प के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसमें हम आपको मालिकाना हक देते हैं। तो वहाँ जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री लगाई और साथ ही साथ उस पूरे क्षेत्र के जो स्क्रैप डीलर थे उनको भी इस प्रकल्प के साथ जोड़ा। तो महिलाओं को मिनिमम, जैसे अपने आंगनवाड़ी के वर्कर होते या आशा वर्कर होते, कि उनका एक मानदान फिक्स होता है, ऑर्डिनेरियम उनका फिक्स होता है, वो चूंकि शेयर होल्डर है उस कार्यक्रम में, तो उनका ये इंश्योर हो गया कि इनको लगभग मिनिमम 10,000 रुपये तो मिलेगा। इसके साथ साथ जो गीला कूड़ा है उससे जो आमदनी होगी, जो सूखा कूड़ा है उससे आमदनी होगी, शहर से जो यूजर चार्जेस इकट्ठे कर रहे हैं उससे जो आमदनी होगी, इसके अलावा जो किसानों से जैविक फल और सब्जियों का वो महिलाएं अलग अलग टीम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उससे जो आमदनी होगी, ये पूरा मॉडल सस्टेनेबल हो जाएगा। और भारत में यही एक ऐसा मॉडल है जो भारत के कूड़े का निस्तारण कर सकता है। तो अगर हम पूछें कि अभी तक भारत में जो गार्बेज का मार्केट है वो कितना बढ़ गया है? देखिए, भारत में गार्बेज की मार्केट की अपार संभावनाएं हैं। हम जो बात कर रहे हैं ये केवल अभी हम डोमेस्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भारत सरकार ने तय कर दिए हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार ने नियम और कानून तय कर दिए हैं। प्लास्टिक भारत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को माल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मार्केट में इस मटेरियल की ब्लैक चल रही है। हम जो बोतल अपने यहाँ से पानी पी के फेंक देते हैं, मैं इसकी इकोनॉमिक्स आपको बताता हूँ और आपके माध्यम से भारत के अंदर सारे उन लोगों को जो लोग अपने आप को बेरोजगार बोलते हैं, हाँ, लोगों को एक आइडिया तो मिलना चाहिए ना कि हम कूड़ा कचरे की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कितना, जैसे कहते हैं ना कि आप तो क्योंकि कूड़े से करोड़ों का बिजनेस बना रहे हैं, क्योंकि वो एक रील हमने देखी थी उसमें भी हम केवल बना नहीं रहे हैं मैम, हम भारत के यूथ को कूड़े से करोड़ों रुपए कमाने का हुनर सिखाने आए हैं, तैयारी सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे करे बंदा, आइडिया तो हो एटलीस्ट कि क्या चल रहा है। थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी नॉलेज की आवश्यकता होती है। लाइक जैसे प्लास्टिक की जर्नी हम आपको बताते हैं। सुबह एक रैक पिकर होता है, झोला लेके निकलता है, वो आप लोगों ने सड़कों पे देखा होगा, आपके शहरों में भी होता है।
वो जो मटेरियल चुनता है लगभग 200 से 300 किलो के आसपास, अगर जितना भी उसकी कैपेसिटी है 50 किलो 100 किलो, वो चुनता रहता है पूरे शहर से और जाके वो कबाड़ी वाले को देता, बिकॉज उसको मालूम नहीं है कि उसकी झोले के अंदर क्या है। उसके अंदर एक पॉलीमर आइटम है, वो लगभग 10 से 15 रुपए के रेट पे एक नुक्कड़ पे बैठे हुए कबाड़ी को वो मटेरियल देता है। नुक्कड़ पे बैठा हुआ जो, चूंकि रैक पिकर ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसको वो सारा मटेरियल फ्री में मिला, फिजिकल उसने मेहनत की है और वो मटेरियल उसने 10 से 15 रुपए के रेट पे बेच दिया। जो नुक्कड़ पे बैठा हुआ कबाड़ी है, इन्वेस्टर यहाँ से एंट्री करता है, वो कबाड़ी उस मटेरियल को 15 रुपए में बाय करता है, खरीदता है और अपना मार्जिन तकरीबन 10 रुपए किलो के आसपास लगाता है और वो मार्केट में उसको 25 रुपए किलो बेचता है। यानी पर केजी का अगर 10 रुपए किलो का मार्जिन किसी भी आइटम के ऊपर है, ये भारत के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन माना जाता है। इसके अलावा वो नुक्कड़ पे बैठा हुआ कबाड़ी इस मटेरियल को किसी बड़े कबाड़ी को देता है। हाँ। यानी ये जर्नी जब चालू होती है और जब ये मिल पे माल पहुंचता है, यानी आप अगर दिल्ली के अंदर बड़े कबाड़ियों से ये माल खरीदना चाहें तो आपको शायद ये मटेरियल आपको 48-49 रुपीज़ या 50 रुपीज़ केजी मिले। ये जो अगर लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि इसमें कितने % का मुनाफा है। ये मटेरियल जब मिल में जाता है, मिल में इससे ग्रेन्यूल भी बना सकते हैं या फ्लैक्स बनाते हैं, जिसको हम लोकल भाषा में आप लोगों को एक जैसा आटा होता है ऐसा स्टाइल पाउडर बनता है। उसकी कीमत लगभग 80 रुपए किलो होती है। यानी मिल मालिक ने इसके ऊपर, हालांकि उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, लेकिन लगभग जो है 20 से 30% के आसपास 40% का मुनाफा उसने इसके ऊपर निकाला। ये इसकी जर्नी है। मैंने केवल प्लास्टिक के बारे में बताया। प्लास्टिक की लगभग 20 से 22 कैटेगरीज हैं, कागज़ की लगभग 12 कैटेगरीज हैं। हम जब अपने घर से सारा मटेरियल देते हैं, हम एक ही भाव दे देते हैं। हाँ, कबाड़ी को, लेकिन उसको जब वो फर्दर सेग्रीगेट करता है या कोई नॉलेज वाला रिसाइकलर इसके अंदर एंट्री करता है तो वो इससे पैसे बनाता है। यही जागरूकता लाने की आवश्यकता है देश के यूथ के अंदर। That's true। तो अगर कोई युवा या यूथ में अगर हम देखें तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं गार्बेज इंडस्ट्री में, और कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 तरीके से यूथ एंट्री कर सकता है। एक तो एज ए प्रोफेशनल अगर वो आता है तो आज हर नगर पालिका को ऐसे ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है जो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं उसको हैंडल कर सकें। इसके अलावा जो जन जागरूकता अभियान है वो कर सकें, और जो वेस्ट के प्लांट लगे हुए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, उनको रन कराने के लिए प्रोफेशनल टीम की आवश्यकता है। एक तो ये डोमेन हो गया। दूसरा, एज ए बिजनेस अगर वो लेना चाहें तो आज भारत सरकार ने हर डोमेन के अंदर EPR पॉलिसीज़, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज़ लागू कर दी हैं। यानी अगर कूड़े के अंदर या शहर के अंदर से कपड़ा निकल रहा है तो वो कपड़ा जो है उसको वापस रिकलेक्ट करना और रिसाइकिल करना उन ब्रांड की जिम्मेदारी है जिन ब्रांड के लोगो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं। रीबॉक है, लेवाइस है, जारा है, लुई विटॉन है। इन सब की जिम्मेदारी है कि ये उस टेक्सटाइल या फैब्रिक को कलेक्ट करें और उसको रिसाइकिल करा के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचित करें। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, आप बड़े ब्रांड देखते हैं, आप हल्दीराम देखते हैं, बाबा रामदेव देखते हैं, डाबर देखते हैं, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, जो भी पैकेजिंग में वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको अपनी पैकेजिंग वापस कलेक्ट करनी है और उसको रिसाइकिल करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मेंशन करना है कि हमने इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है, उसके अगेंस्ट हमने वापस कितना प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया है। तो क्या ये करते हैं? बिल्कुल, ये मैंडेट हो गया। अगर वो नहीं करेंगे तो अब उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज हैं। क्योंकि ये तो चलिए बड़े ब्रांड्स हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रांड्स भी हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स भी हैं जहाँ ज़्यादा प्लास्टिक, क्योंकि अब तो अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स में जाते हैं तो जनरली वो पेपर बैग्स का यूज़ कर रहे हैं हम, तो छोटे ब्रांड जो है वो ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आप पैकेजिंग में जहाँ पे भी देखें, ज़्यादातर पैकेजिंग वो प्लास्टिक पैकेजिंग, टेट्रा पैक या अदर आइटम्स की हैं। तो जो भी पैकेजिंग में है, ब्रांड ओनर हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, ये मैंडेट है।
ये संभव है कि उनके द्वारा इन चीज़ों का रिकलेक्ट करना संभव ना हो। यही तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ यूथ के पास कई अपॉर्चुनिटी आती हैं कि या तो उस वेस्ट को रिकलेक्ट करने का काम कर ले, उसको स्टोरेज करने का काम कर ले और उसको रिसाइकलिंग करने का काम कर ले। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है तो आप उनमें एज ए एग्रीगेटर के रूप में आ सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसकी अवेयरनेस के रूप में जा सकते हैं। बिल्कुल। आज मार्केट के अंदर लोगों का ये अप्रोच है कि शायद सिंगल यूज़ प्लास्टिक आपको आज ड्रेन के अंदर मिल जाएगी, नालियों में मिल जाएगी, सड़क में मिल जाएगी, ये भी रिसाइकिल होती है। तो अब अगर जैसे कोई बंदा जाना चाहे वहाँ पे और उनको बोलना चाहे कि जी हम कचरा कलेक्ट करना चाह रहे हैं या आपका जो पेपर है अगर आप नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा सा ब्रांड है, तो किस तरीके से वो पिच करे अपने आप को और वो क्यों देंगे? देखिए, इसके लिए पहले थोड़े से अनुभव लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर एज ए फ्रेशर जाएंगे किसी भी ब्रांड के पास तो आपकी लीगेसी को देखते हुए वो शायद आपका और उनके बीच में भरोसा कायम ना हो। तो पहले मेरा सुझाव ये है कि आप थोड़ा सा अनुभव लीजिए किसी सक्षम व्यक्ति के साथ, किसी नॉलेज वाले व्यक्ति के साथ। और इस पूरे बिजनेस में आज हम बात कर रहे हैं MSW की या टेक्सटाइल वेस्ट की या प्लास्टिक वेस्ट की, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने ये नियम लागू किया हुआ है कि जो भी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बना रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बना रही हैं, उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या होम अप्लायंसेस एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफ साइकिल है, एज है, उनको अपने होम अप्लायंसेस वापस लेने हैं या गैजेट्स वापस लेने हैं और उनको रिसाइकिल करना है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मॉडल में कोई भी बच्चे जा सकते हैं, कोई भी बड़े बिजनेसमैन लोग भी इस बिज़नेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर आ रहा है। सोचिए कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनसे निकलने वाली बैटरी कितनी घातक है। बिल्कुल। उस बैटरी के लिए बिजनेस भारत के अंदर अभी बहुत बड़ा बिजनेस है जो आने वाला है। हाँ, इवन बहुत सारे MNCs जो हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो अपने ही अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके का एक रिसाइकल प्रोग्राम भी चलाते हैं। बिल्कुल, इसकी भी कई कैटेगरीज हैं कि पहले तो आप उसको अवेयरनेस करके उसको कलेक्ट करिएगा, उसको डिसमेंटल करिएगा, डिसमेंटल करने के बाद उसको यूज़ करिए, उसके जो भी कंपोनेंट हैं, जो लास्ट में प्रोडक्ट बचता है उसको आप चाहें तो रिसाइकिल कर सकते हैं। इसकी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ भारत के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। जैसे हम रोज़गार की बात कर रहे हैं तो आपके थ्रू अब तक लगभग कितने लोगों को रोज़गार मिला है और किस तरीके के काम में, जैसे आपने फीमेल्स की बात करी स्पेसिफिकली, तो फीमेल्स पर्सपेक्टिव से क्या क्या किस मतलब सेम डोमेन में कितने तरीके के काम में आपने लोगों को इन्वॉल्व किया है? देखिए, इसमें अभी तक हम लगभग मोर देन 5000 वुमेंस को इंटीग्रेट कर चुके हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी वेबसाइट के हिसाब से मोर देन 100 गार्बेज क्लिनिक हमारे फंक्शनल हैं अक्रॉस इंडिया। लगभग हम अभी तक 3,500-4 हज़ार वर्कशॉप पूरे भारत के अंदर बड़ी वर्कशॉप कर चुके हैं। छोटी वर्कशॉप तो काफ़ी सारी हैं। और इसके अलावा कई मिलियन टन गार्बेज को हम अपने गार्बेज क्लिनिक के कॉन्सेप्ट के माध्यम से लैंडफिल पे जाने से रोक चुके हैं। अगर हम गार्बेज क्लिनिक के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम किस टाइप से किस कैटेगरीज में वर्क करते हैं? देखिए, इसके जो मल्टीपल कैटेगरीज हैं उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस के बाद आता है हमारा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का, रिसोर्स इंगेजमेंट का। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का पार्ट आता है वो आता है मशीन डिप्लॉयमेंट का। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या जैसे अभी दिल्ली के अंदर उन्होंने अवार्ड घोषित किए हैं कि हर सोसाइटी RWA को अगर नंबर 1 आना है तो उसको 25 लाख रुपए का अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर ने किया है। बिल्कुल। सेकंड पे अगर जो RWA आएगी तो उसको 15 लाख का है और तीसरी कैटेगरी पे उनको 10 लाख रुपए का है। अगर कोई वार्ड नंबर 1 आता है तो उसको तकरीबन 50 लाख और अगर कोई विधानसभा नंबर 1 आती है तो उसको 1 करोड़ रुपए की। अब इन सारे लोगों को किसी ना किसी एडवाइजर की आवश्यकता है, इनको सलाहकार की आवश्यकता है, तो यहाँ से एक बिजनेस जनरेट होता है। इसके अलावा इन सारी कैटेगरी से जो निकलने वाला कूड़ा है वो कूड़ा भी रोज पैसा देता है, तो RWA को कूड़े से इनकम हो जाती है। दूसरा, किसी भी विधानसभा को या किसी भी वार्ड को भी उस कूड़े से अभी तक कोई इनकम नहीं हो रही है, वो भी इनकम हो जाती है। आई ओपनर डेटा मैं बताता हूँ कि जो ढलाव हैं दिल्ली के अंदर आप लोग देखते हैं, इन ढलाव की नीलामी होती है।
यानी उस ढलाव पे जो बच्चे रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं वो लोग उस एरिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर को पैसे देते हैं हर महीने, या उनका जो भी ठेकेदार होता होगा। यानी वो ढलाव अपने आप में लोगों के लिए ढलाव है, लोग नाक मुंह सिकुड़ के निकलते हैं, लेकिन वहाँ से लाखों रुपए का गेम चल रहा है। वाओ, आई मीन ऑनेस्टली ये तो कहते हैं ना कि कूड़े में लक्ष्मी जी का वास है, इस तरीके से वो कूड़े में आप, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कूड़े से क्या फ़ायदा होगा तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखिए, कूड़े से आपको लक्ष्मी जी भी मिलती है, प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। हाँ। जब मैं एज ए इंजीनियर देश के अंदर काम कर रहा था, हाँ। तब तक देश के अंदर मेरा कोई रिकग्निशन नहीं था, लोग मेरे को नहीं जानते थे। लेकिन जब से हमने कूड़े में काम करना चालू किया तो भारत के लोग अब पूरे देश के अंदर लोग जानते हैं। लक्ष्मी जी की रही बात, तो ये तय है, ये सच्चाई है कि वास्तव में लोग उसको, स्वच्छता और कूड़ा एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बिल्कुल। तो जहाँ कूड़ा है वहीं से स्वच्छता आएगी, और स्वच्छता जहाँ है लक्ष्मी जी वहाँ है। अच्छा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि जब घर से ही कूड़े की शुरुआत होती है और घर में ही हम इतना वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट वी शुड नो जब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं? बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें बस इतना पता होता है कि किचन का सब्जी उसका है, कुछ प्लास्टिक का हो गया, कुछ ये हो गया, और इससे ज़्यादा कौन से जब हम लिस्ट करें, उन कैटेगराइज करें उस कूड़े को, उस वेस्ट को, तो क्या क्या हमें जानना चाहिए एज ए जनरल पब्लिक? देखिए, नॉर्मली घर से निकलने वाला कूड़ा है, उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 कैटेगरी से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। हाँ। अभी आजकल जो आपके पास घर पे सामान आता है अमेजोन का, अमेजोन पे एक रैपर आता है, वो एक कैटेगरी आ जाती है। हाँ। इसके अलावा नॉर्मली ब्लिंकिट से जो सामान आते हैं उसमें वो पॉलीथीन में, आप मार्केट से जाके कुछ सामान लेके आते हैं, घर में आपने कोई होम अप्लाइंसेस है उसका थर्माकोल है निकल के आ गया। तो ये जो कितना भी सामान आप क्या निकलेगा, अगर एक लिस्ट आउट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 आइटम के अलावा आप उसको लिस्ट आउट कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे कोई, अगर हम पूछे कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों को लगता हो कि इससे तो वेस्ट बन ही नहीं सकता, या इसका क्या ही यूज़ होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई भी ऐसा वेस्ट आइटम नहीं है, बेसिकली मैं उसको वेस्ट नहीं मानता, क्योंकि वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, जिसका यूज़ नहीं है। सबसे लीस्ट कैटेगरी जो वेस्ट की होती है उसको आरडीएफ बोलते हैं, जो नॉर्मली बायोमाइनिंग या जो लीगेसी वेस्ट से निकलने वाला प्रोडक्ट है। तो वो मटेरियल भी सीमेंट इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। सीएनडी वेस्ट है, अभी सीएनडी वेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो सिटीज़ में, तो जो मलबा निकल रहा है वो सीएनडी वेस्ट है, उसका प्रोसेस अलग तरीके से होना है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अगर वो फिजिकल आइटम है जो वेस्ट हो। कौन सा कचरा सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है? देखिए, अभी करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो आप नॉर्मली जो पैट बॉटल बोलते हैं। पैट बॉटल यानी अगर आपको देसी भाषा में मैं बताऊं तो बिस्लरी की बॉटल है, किनले की बॉटल है, रेल नीर की बॉटल है, प्लास्टिक वाली जो बॉटल। हाँ, ये प्लास्टिक की जो सारी बॉटल्स हैं, ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स की आजकल सिल्वर वाले कैन आती हैं, एल्यूमिनियम कैन, उनको पी के फेंक देते हैं। और बहुत सारा ऐसे इंडस्ट्री के लोग हैं जो इसमें लगे हैं, जो इनका कलेक्शन करते हैं, उसको पिघलाते हैं, उसकी सिल्ली बनाते हैं और वो एल्यूमिनियम के रूप में मार्केट के अंदर सेल होती है। और विच इज़ द रिस्कीएस्ट गार्बेज फॉर द पोल्यूशन बेस पे भी और इस तरीके से भी, जिसका कोई जो ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला या बैटरी वेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। और इंडस्ट्रियल हैजार्डस मटेरियल जो आता है वो रिस्की है, उसको थोड़ा स्पेशल तरीके से हैंडल करना होता है। जैसे अभी हम पहाड़ों पे देखते हैं, लोग जाते तो बहुत हैं, अब जनरली हर बारी मई जून के टाइम पे तो ऐसा होता है कि नैनीताल जाइए, आप मनाली जाइए, एकदम ओवर क्राउडेड होता है वो प्लेस। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है कि लोग यहाँ से जा तो रहे हैं पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी में। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग सम रील और वीडियो, किसी ने डाला हुआ था कि इतना कूड़ा, कोई फॉरेनर, आई गेस फॉरेनर लोग वहीं पर पानी पीते जा रहे हैं वाटरफॉल के आसपास, शायद मसूरी के कैंपटी फॉल का आसपास का था, और वो बेचारा उठा के प्लास्टिक
साइड कर रहा है, तो उधर की क्या कंडीशन है? और चूँकि आपने उस साइड भी शायद काम किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल के साथ में काम किया हुआ है, तो वो क्या प्रोसेस रहा? देखिए, पहाड़ों की अपनी एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जब कूड़ा हम कहीं फेंकते हैं तो वो हमें कूड़ा सड़क पे दिखता है, या अगर पूरे शहर का कूड़ा कहीं जा रहा है तो वो एक पहाड़ के रूप में, प्लेन वाले एरिया में वो आपको पहाड़ के रूप में दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन जब पहाड़ों की बात आती है तो वो वैली एरिया होता है। तो जो आप कूड़ा फेंक रहे हैं, अब ना वहाँ पे जेसीबी मशीन जा सकती है, ना नीचे कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग सकती है उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए, तो वो कूड़ा पर्यावरण के अंदर पड़ा हुआ है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। वहाँ बायो माइनिंग के लिए भी दिक्कत है। लीगेसी वेस्ट जो पड़ा हुआ है, सालों साल पुराना वेस्ट है, वो वहाँ पर पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो वहाँ पहली बात तो ये है कि वहाँ प्लास्टिक्स या प्लास्टिक से रिलेटेड, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट तो वहाँ डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक आइटम है वो डिकम्पोज नहीं होंगे, सालों साल, हज़ारों साल तक नहीं होंगे। तो वहाँ पे पूर्ण रूप से प्लास्टिक का प्रतिबंध होना चाहिए, या ऐसा ही प्लास्टिक वहाँ पे अलाउ होना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो। इसके अलावा जिस तरीके से हम लोगों ने जोशीमठ करके जगह है वहाँ पे, केदारनाथ के पहले है जी, गोपेश्वर करके जगह है, वहाँ ये एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी कि हम लोगों का घर से डोर टू डोर गार्बेज का कलेक्शन भी करते थे। कंपोस्ट करने के लिए हमने डिकम्पोज़र भी लगाए हुए हैं वहाँ पे, और एरोबिक डाइजेस्टर्स लगाए हुए हैं। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्ट करके उसकी भी तकरीबन 50 से 60 कैटेगरीज हमने सेपरेट की हुई हैं, जो हम रुड़की और हरिद्वार के रिसाइकलर हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि अर्बन प्लेसेस पे ज़्यादा ये गार्बेज का प्रोडक्शन है या फिर फ्रॉम द रूरल प्लेसेस? देखिए, रूरल में आज भी लोगों की ये प्रैक्टिस है कि जो गीला कूड़ा है वो अपने जानवरों को खिला देते हैं। और अर्बन एरियाज़ में जिस तरीके से अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है और वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि कोई प्लानिंग किसी भी शहर के पास, हम बेशक आज एग्जाम्पल देते हैं इंदौर का, अंबिकापुर का, या गुजरात में सूरत का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये कुछ 8-10 शहर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कर भी लिया है। लेकिन उसके अलावा भारत के जितने भी शहर हैं उनके पास अपनी कोई अर्बन प्लानिंग है नहीं। जितनी तादाद में भारत के अंदर कूड़े का जनरेशन पर डे है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के शहरों के पास है ही नहीं। इवन केवल यहाँ तक नहीं है, उस कूड़े का जो डोर टू डोर कलेक्शन होना है, किस क्वालिटी का होना है, और फर्दर उसका कैसे सेग्रीगेशन होना है, इनका भी सिस्टम अभी भारत के पास नहीं है। भारत का एक प्रयास है कि भारत में अभी बहुत सारे बायोगैस प्लांट लगाने की डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली बहुत कम जगह ये अभी सफलता मिल पाई है। कुछ शहरों ने सफलता प्राप्त भी की है इस संबंध में। और जो ड्राई मटेरियल है, ड्राई मटेरियल में भी लिमिटेड 8 से 10 चीज़ों की ही मार्केट जो जिसको रिसाइकलर को कनेक्ट करना है वो जोड़ पा रहे हैं। बाकी गार्बेज आज भी लिटरिंग फॉर्म में सड़कों पे पड़ा हुआ है। जैसे आपने बात करी रिसाइकलिंग की, आपने बात करी कि हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं सारी चीज़ें। अगर मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जैसे आपने बोला फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? देखिए, आप कोई भी कूड़े का नाम ले लीजिएगा, मैं प्रोडक्ट बता दूंगा। जैसे आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोला या MLP बोला, मल्टी लेयर प्लास्टिक। हाँ। मल्टी लेयर प्लास्टिक का भी यूज़ आज की डेट में जो हार्डबोर्ड है उसको बनाने में चालू हो गया है। आप उससे टेबल कुर्सियाँ, फर्नीचर, स्कूल के लिए फर्नीचर, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। प्लास्टिक का सिंगल यूज़ प्लास्टिक से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का सबसे, क्योंकि प्लास्टिक को आप रिसाइकिल करेंगे 6 से 7 बार ही किसी भी प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अगर पूरी दुनिया में या पूरे भारत के अंदर है, वो ये है कि आप उस प्लास्टिक को दोबारा यूज़ करके वर्जन प्लास्टिक बना दीजिए। ये चीज़ पॉसिबल है केवल रिफाइनरीज़ में, या उससे पायरोलिसिस करके आप उससे फ्यूल तैयार कर दीजिएगा। सो टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत सारी हैं,
अभी इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये प्लस ये रॉ मटेरियल भी मार्केट के अंदर भरा पड़ा है। जैसे जो ये आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेस्ट होता है, इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है? देखिए, फ्रूट वेजिटेबल जो वेस्ट है, दो टाइप से ही इसको प्रोसेस किया जा सकता है। एक तो या तो एरोबिक तरीके से या एनारोबिक तरीके से। जब हम एनारोबिक तरीके से करते हैं तो इससे बायोगैस या सीएनजी गैस बनती है। ठीक है। और अगर हम एरोबिक तरीके से करेंगे इसको, तो इसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करके इससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसकी आज हर जगह, हर नर्सरी ओनर्स को आवश्यकता है, किसानों को आवश्यकता है। तो आप इस वे में जा सकते हैं। अगर आप गैस की बात करें तो आज हर छोटे छोटे शहरों में भी आपने सीएनजी पंप लगा के लगे देखे हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी आप अगर गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसको इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह होते हैं, दिस इज़ द वेस्ट, इसका भी यूज़ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैंने बल्कि रिकमेंड भी किया है कि अगर हम इसके लिए डोमेस्टिक इंसिनरेटर्स लगा दें, सोसाइटियों को ऐसे परमिशन दे दें। हालांकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन अगर 50 किलो, 40 किलो, 100 किलो वाली ऐसे इंसिनरेटर्स सोसाइटियाँ अपने यहाँ लगाना चालू कर दें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे बाकी जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होते हैं, हमारे बैटरीज हैं, फ़ोन्स हैं, चार्जर्स हैं, वायर्स हैं, इनको किस तरीके से यूज़? इन सब का कलेक्शन होता है। कलेक्शन होने के बाद इनका फिर से फर्दर सेग्रीगेशन होता है और सेग्रीगेशन के बाद इनकी रिसाइकलिंग होती है। लाइक अगर जो बैटरी वेस्ट है, बैटरी वेस्ट में उसके अंदर बड़ी महंगी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर कैडमियम होता है, उसके अंदर जस्ता होता है। ये सारी वो धातुएँ हैं जिनको निकालने में, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है। अगर हम इनको दोबारा से कलेक्ट करके और इस पूरे मटेरियल को यूज़ करना चाहेंगे तो ये सारा मटेरियल यूज़ में आता है। जैसे रिसेंटली आई वाज वाचिंग सम आर्टिकल्स आल्सो बेस्ड ऑन दैट। आपकी वाइफ प्रगति जी हैं, उन्होंने शायद से कोई फैशन रैंप वॉक भी किया हुआ है। भारत में जो गार्बेज क्लिनिक की अप्रोच रही है, हमने हर बार थोड़ा सा लीक से हट के काम करने का प्रयास किया है, जिसमें हमें सफलता भी मिली है। ये बात बिल्कुल सही है। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, एंटरटेनमेंट के हिसाब से, तो आर्ट्स एंड फैशन के हिसाब से था। तो भारत का पहला ऐसा फैशन शो हम लोगों ने किया था। ये बशीरहाट करके जगह है जो भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है, जिसमें सारी महिलाओं की जो ड्रेसेस थी वो जो है वेस्ट मटेरियल या उस मटेरियल से बनी थी जो लोगों ने सुबह से अपना कूड़ा हमारी गाड़ी में डाला हुआ था। दूसरी चीज़, ये वो महिलाएं थी जो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ बंगाल मिशन के लिए काम करती हैं, उस शहर के लिए, बशीरहाट के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा अवसर था, वहाँ जो म्यूनिसिपल की चेयरपर्सन है वहाँ पे, अदिति रॉय जी, उनका और उस पूरे शहर का और बंगाल गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट था। वहाँ लगभग 100 ऐसे निर्मल साथी, ऐसी महिलाएं काम कर रही हैं जिन्होंने उस पूरे शहर को कूड़ा मुक्त कर दिया है। तो ये पूरे फैशन शो में उन्हीं महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। फैशन शो में कैटवॉक उन्हीं ने किया था, जिनके आगे प्रोफेशनल मॉडल फेल थे। तीसरी चीज़, ये प्रोग्राम जो हुआ था ये विश्व महिला दिवस वाले दिन यानी 8 मार्च को हमने किया था। तो इसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए थे। कि दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। अगर क्योंकि अगर एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो यार वेस्ट मैनेजमेंट से, वेस्ट से ही आपने एक फैशन रैंप वॉक किया हुआ है, सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि जो आर्ट्स एंड फैशन है, क्या ये एक वेस्ट अवेयरनेस का एक नेशनल मूवमेंट बन सकता है? ऑलरेडी बन चुका है। हाँ। आप अगर नोएडा में भी देखेंगे तो अभी आने वाले टाइम में एक जुरासिक पार्क टाइप का पार्क नोएडा के अंदर चालू होने वाला है, जिसको शायद भारत का हर आदमी आके देखेगा। या आपको हाथी, ऊंट, जिराफ, ये सारे के सारे लोग जो एनिमल हैं, ये आपको गार्बेज से ही बने मिलेंगे यहाँ पे। दिल्ली के अंदर स्क्रैप पार्क 3-4 बनाए हुए हैं, निजामुद्दीन बनाए हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे के पास, शिरूर घोड़ नदी करके, वहाँ लगभग 20-25 साल पुराना कूड़ा घर था, जिसको ख़त्म करके वहाँ स्वच्छता प्रेरणा उद्यान तैयार किया था। और वहाँ लगभग 3000 महिलाओं का हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हमने कूड़ा घर के ऊपर किया था। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक ऑलरेडी
मूवमेंट बन रहा है और इस बना हुआ तरीके से है। अवेयरनेस भी फैल रही है। चूँकि हम फैशन और आर्ट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं से जुड़े आपके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसमें महिलाओं का काफ़ी रोल रहा है, तो ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वुमेन्स रहा है या ऐसी कोई स्पेसिफिक महिला की कोई कहानी रही है जिसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई हो? देखिए, जब हमने ये प्रोग्राम महाराष्ट्र में शुरू किया तो महाराष्ट्र में जो महिलाएं थीं, मैं आप बड़ी रोचक घटना बताता हूँ कि नॉर्मली इस नगर पालिकाओं में ठेकेदार काम करता है और उसके साथ एक लेबर काम करती है, और लेबर की को जो पेमेंट मिलती है उस पेमेंट में ठेकेदार का अपना कुछ सेट रहता है और वो नगर पालिका के अधिकारियों के साथ उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो मॉडल है, अंबिकापुर वाला मॉडल है या जो वुमन ड्रिवन मॉडल है, ये कोऑपरेटिव मॉडल है। तो कोऑपरेटिव मॉडल में वो साठगांठ नहीं चल पाती है। जब महिलाओं को इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी दी गई और यहाँ तक हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर था महाराष्ट्र के अंदर बीड में, उन्होंने उनका इस प्रोग्राम को लेकर बड़ा अपोज था। इनफैक्ट उन लोगों ने एक बार अटैक भी करने की कोशिश की मेरे ऊपर। तो जो प्रोटेक्शन के लिए जिन महिलाओं को हमने तैयार किया था, जिनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई थी, वो महिलाएं हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हो गई थी। दूसरी बात, जब उनको इस तरीके से हमने ग्रूम किया, उनको एटिकेट्स, एटीट्यूड्स, ये सब चीज़ें सिखाई कि जब वो महिलाएं गार्बेज कलेक्शन के लिए वार्ड के अंदर जाती हैं तो जो गार्बेज देने वाली महिलाएं हैं उनको संकोच होता है, क्योंकि देखने में दोनों में फ़र्क होता है। देने वाली महिला को हेजिटेशन होगा कि हम किसको दे रहे हैं। इस तरीके से वो लोग अपने आप को वेल ड्रेसअप करके गार्बेज के कलेक्शन के लिए जाती हैं। अगर हम पूछें कि ये जो महिलाएं जो आपके साथ जुटी हुई हैं, ये किस समुदाय से बिलोंग करती हैं, मतलब फाइनेंशियल किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं? देखिए, ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, लेकिन इस पूरे मॉडल के अंदर इसमें हम हर धर्म के लोग हैं। उनका किसी धर्म विशेष में ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं। इसमें आपको हर कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। और जब महिलाओं को ट्रेनिंग हुई, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रेनिंग के पार्ट में हमने पूरा एक हॉल बुक करके रखा हुआ था, खाली पूरे हॉल को खाली कराया। उनमें इन महिलाओं को चक दे इंडिया और सुपर 30 जैसी मूवी दिखाई हैं। सुपर 30 मूवी हो सकता है IIT क्रैक करने वाले लोग देखते हों, लेकिन जो कूड़े में काम करने वाले लोग हैं या वेस्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनका विज़न और उनका मिशन इस लेवल तक का था कि ठीक है, IIT क्रैक करने वालों के लिए कोर्स हो सकता है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अब कोर्स आ चुका है। उनके अंदर वो इस लेवल की लीडरशिप स्किल शाहरुख खान की पिक्चर दिखा के डेवलप की, चक दे इंडिया, ताकि आने वाले टाइम में उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप हो। इस लीडरशिप स्किल का फ़ायदा ये हुआ कि आज वो महिलाएं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे अपने इंटरव्यू खुद देती हैं। क्या बात है। आपको प्राउड फील होगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में पहली बार 28 महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइवर के रूप में गाड़ी चलाने का कार्यक्रम हम लोगों ने बीड में किया था। वाओ। आस्तिक पांडे साहब वहाँ पे IAS ऑफिसर थे, कलेक्टर साहब थे, और डॉक्टर धनंजय जावलेकर साहब वहाँ पे मुख्याधिकारी थे नगर पालिका परिषद के। तो वो कार्यक्रम अगर किसी भी महिलाओं की टीम को देखने मिले तो डेफिनेटली वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इज़ देयर एनी डिप्लोमास और नॉट, और आप क्या अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं, और अगर कोई काम करना चाहता है इस डोमेन में तो उसके पास क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज आ चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसके ऊपर डिप्लोमा प्रोग्राम भी लेके आई है और डिग्री प्रोग्राम्स भी उनके पास हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जो एनवायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेशनल डिग्रीज बहुत पहले से होती आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये MSW का जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो गार्बेज की समस्या है, ये अभी बहुत पुरानी नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम के रूप में अब एड्रेस हुई है स्वच्छ भारत अभियान के बाद। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। अगर किसी के पास एजुकेशन है तो ठीक है, और अगर एजुकेशन नहीं भी है और वो काम करना चाहता है, उसके अंदर एक विल पावर है, उसके अंदर एक स्पिरिट है कि मेरे को अपने देश के लिए कुछ करना है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो ये कार्यक्रम अपनी सोसाइटी से ही शुरू कर सकता है। यूथ को लेकर क्या आपका यहाँ से मैसेज जाएगा?
जो यूथ 18 साल का या 20 साल का बच्चा जो देख रहे हैं, या क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम कॉलेज में स्कूल में होते हैं तो समाज बदलाव को लेकर बहुत हमारे ऐसे अग्रेसिव सोच होती है कि अब हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो उनको लेकर आपको क्या थॉट है आपका? देखिए, जब हमने इस काम को शुरू किया तो लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया था। लोगों ने, मेरे जो पुरानी कंपनी के लोग हैं, उन्होंने इनफैक्ट मेरे को पागल घोषित कर दिया था। उनका ये मानना था कि ये आदमी अब अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। मैं नोएडा के अंदर एक बहुत बड़े कॉरपोरेट में काम करता था, तो वो उन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये बंदा गया काम से। लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट। द वुमन बिहाइंड एंटायर प्रोग्राम इज़ माई वाइफ प्रगति तिवारी नायक। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था इस पूरे कार्यक्रम के लिए। और मेरे बचपन के मित्र हैं अनुराग गुरु और उनकी पत्नी है सुजाता गुरु। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, भारत के अंदर एक यूएस बेस्ड कंपनी के डायरेक्टर थे। उन लोगों का सपोर्ट मिला और हमने अपनी जर्नी शुरू की। पूरे यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इस पूरे डोमेन के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं, सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजनेस रेसेशन प्रूफ है। इसमें कभी रेसेशन नहीं आने वाला। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना अपना बिजनेस बढ़ेगा। तीसरी बात कि कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि जी मैं अपना, आप सोच नॉर्मली मार्केट के अंदर क्या होती है कि हमने अपने घर से कूड़ा निकाला, कूड़ा हमारे घर से बाहर गया, उसके बाद हम उस समझते हैं कि वो कूड़ा हमारा नहीं है, वो कूड़ा है नगर पालिका का। ये सोच गलत है। वो कूड़ा जहाँ पे भी जाएगा अल्टीमेटली उस कूड़े में आपका ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप लाए थे तो आपने उसकी पैकेजिंग का भी पैसा दिया था। बिल्कुल। तो वो कूड़ा आपका ही है। वो अलग बात है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। यूथ को आने वाले टाइम में वेस्ट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, इसके प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। जॉब के फॉर्म में जाना चाहें तो जॉब के फॉर्म में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, छोटी पूंजी है, कम पूंजी है, 50,000 रुपये हैं, लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, जिसको जिस रेंज में जाके इस बिज़नेस के अंदर एंट्री करनी है, पूरा वाइड प्लेटफॉर्म है। बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए भी ये है कि अभी ये डोमेन के अंदर कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है। आप अगर अभी से एंट्री कर जाओगे तो भारत के अंदर छा जाओगे। एक दो स्टेटमेंट्स देती हूँ, आपने शायद कहीं कहीं बोले हैं, तो वो उसका जैसे एक ये है कि कचरे से करोड़ों कमाए हैं, लोगों ने इस पर मजाक बनाया, बट आप कचरे में छुपा हुआ सोना ढूंढ रहे थे, इसको लेके? देखिए, मजाक उड़ाना समाज का काम है, लोगों का काम है। लोग आपका तब तक मजाक उड़ाएंगे जब तक आप अपने आप को मार्केट में प्रूफ नहीं कर देते हैं। लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि ये, लोगों के अंदर अमूमन नेगेटिव मेंटलिटी ज़्यादा होती है। लोग आपके फेल होने का इंतज़ार करते हैं, आपको उनको गलत साबित करना है। बिल्कुल। जैसे कचरे का जब भी नाम आता है लोगों को गंदगी लगती है, लोग कोई भी उसमें हाथ नहीं डालना चाहता है, बट यू हैव प्रूव दैट इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। तो ये थॉट कैसे चेंज करें? मैम, इसमें बहुत रोचक घटना मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बीड का सेंटर था, या जो गार्बेज क्लिनिक के दूसरे सेंटर्स हैं, बीड में जब वहाँ के म्युनिसिपल अधिकारी थे, उन्होंने हमारी टीम को, महिलाओं की टीम को ये बोला कि जो ये कूड़ा आपने गार्बेज क्लिनिक के अंदर रखा है, इसको दोबारा गंदा करके रखिए, क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन की टीम आने वाली है, उन्हें ये बिलीव नहीं होगा कि ये शहर से आया हुआ कचरा गाड़ी में सुबह आया हुआ कूड़ा है। ये हमारे लिए प्राउड फीलिंग बात है कि हमारा कूड़ा इतना साफ़ सुथरा था कि मुख्याधिकारी को ये बोलना पड़ा कि आप इस कूड़े को दोबारा गंदा करके रखिए। सो दिस इज़ द अप्रिसिएशन और दिस इज़ द बेस्ट कमेंट yet I got from the municipal officer। चूँकि आपने ये प्रूफ कर दिया है कि प्लास्टिक से, बोरियों से, कचड़े से फैशन रैम्बो भी एक हो सकता है, तो इसमें लोगों के लिए आगे क्या लाइंस हैं, क्या किस तरीके से लोग आगे कर सकते हैं फैशन इंडस्ट्री में? देखिए, फैशन इंडस्ट्री में तो अपार संभावना है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी निर्धारित कर दिया है कि जो भी फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब फैशन तेज़ी से बदलता है तो वो टेक्सटाइल भी बड़ी तेज़ी से मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता है। अगर लाइफ में कभी प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना हो तो एज एन एंटरप्रेन्योर
और गार्बेज क्लिनिक को लेकर या एज अ गार्बोलॉजिस्ट आप क्या उनके सामने ओपिनियंस रखना चाहेंगे? देखिए, हम आज विदेशों की तारीफ़ करते हैं कि दूसरे शहर हैं, दूसरे देश हैं, बड़े साफ़ हैं, सुथरे हैं। तो मैं तो पहली बात तो उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें हम लोग अपनी गिलहरी की भूमिका अदा कर रहे हैं। और न केवल हमने, क्योंकि प्रधानमंत्री हर गली मोहल्ले में नहीं जा सकते जी, इसलिए हमें बीइंग एज ए गार्बेजोलॉजिस्ट हमारा शायद ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम भारत की हर गली मोहल्ले में, हर शहर, हर टाउन के अंदर, हर गांव के अंदर ऐसे गार्बेजोलॉजिस्ट पैदा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी, बहुत ही नॉलेजेबल ये जो एक कॉन्वर्सेशन था ये था। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपने बोला कि अभी उस लेवल पे लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे करना है, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो झिझक है, सबसे बड़ी चीज़ ये सोच और झिझक के कचरे से, जैसे कि आपने बोला कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि लोग, आपने ही बोला कि मेरे जो एक्स कोलीग्स थे उन्होंने मजाक उड़ाया है कि कूड़े से क्या करेगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली लोगों का यही होता है कि अभी अगर मान लीजिए मैं कल के दिन सोसाइटी में जाती हूँ कि आप कूड़ा हमें अपना दीजिए, तो सबसे बड़ा कि यार क्या पागल है, कचरा इकट्ठा कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, ये सोच बदलने का बहुत बड़ा वो है। देखिए, कूड़े के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, और शायद लोग आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात को मजाक में लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत को अगर सबसे बड़ी ताकत अगर भारत के पास है तो वो कूड़ा है, मैं जस्टिफाई करता हूं। आज एक पार्टी विशेष है, कोई भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, XYZ, जो भी पार्टीज़ हैं, साउथ की पार्टीज़ हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेड फैन फॉलोइंग है। उनका उन फॉलोवर के पास 15 दिन में, महीने भर में, 2-4 दिन में एक बार जाना होता होगा। बिल्कुल। लेकिन कूड़ा जो है वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, समाज के अपर वर्ग का भी है, लोअर वर्ग का भी है। वो भी हर जो 150 करोड़ जनसंख्या है भारत की, वो कुछ करती हो या नहीं करती हो, डेली कूड़ा पैदा करती है। नंबर 1, यानी इकलौता पूरे देश के अंदर यही प्रोग्राम है जो किसी को भी इन 150 करोड़ लोगों से जोड़ता है और डेली जोड़ता है। अगर आपको 150 करोड़ लोगों का नेटवर्क चाहिए तो आपको कूड़े में आना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऑनेस्टली ये जो आपके मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस हैं कूड़े को लेकर और लोगों की सोच को लेकर, ये जब लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ होगी, इट्स नॉट जस्ट अ वर्क, ये एक मुहिम है और ये एक आंदोलन है जो एक्चुअल में हर घर की समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर शहर की समस्या है। जैसे आज हम बात करें कि इंदौर नंबर 1 पे आ गया या इस तरीके से आया, हम बस न्यूज़ में हम सुनते हैं और हम ऐसे होते हैं कि यार ये बताओ क्लीनेस्ट सिटी बन गया, कैसे बन गया, बट हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है और लोगों की सोच बदली है। अभी जैसे इंदौर आप जाइए तो घर घर में लोगों की सोच बदली है कि नहीं, हमें ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना है या ये नहीं फेंकना है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी सोच बदलिए और मानते हैं कि हर चीज़ को करने के लिए एक प्रलोभन होता है, हर चीज़ को करने के लिए एक फ़ायदा होना चाहिए। तो सारे फ़ायदे प्रवीण जी ने अभी बताए हैं कि आप कैसे पैसे भी कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी है, अगर आपके पास पैसा भी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स लगाने हैं, थोड़े से आइडियाज़ लगाने हैं, जो बिल्कुल अभी प्रवीण जी ने अपने कॉन्वर्सेशन में आपको सारे टिप्स एंड बताए हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए, कैसे आप लोगों से कांटेक्ट करें, किस तरीके से गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें। तो बस शुरू हो जाइए और कचरा अभियान में, और सबसे अच्छी बात है कि आप समाज सेवा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, जो हर साल दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में कई शहरों में सबसे बड़ी समस्या होती है पोल्यूशन की, कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे कदम ही एक बड़ी मुहिम तक आपको लेकर जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रवीण जी, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस। एंड ऐसे ही नाट टॉक्स में गूंज करने वाले नए नए मुद्दों को लेकर हम लाएंगे आपके सामने, कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए, प्यार करते रहिए। शुक्रिया।